कल मानव की डेफिनेशन पता चली जो कभी मतलब जानते ही नहीं थे कि मानव होता क्या है। कल पता चला कि हमारे जीवन में 10 क्रियाएं हैं और हम उनमें से सिर्फ 4.5 का यूज करते हैं, सिर्फ 4.5। कल रात से अपने रिलेशंस के बारे में एक थोड़ा देर शांत बैठ के मैं सोच रही हूँ, मतलब अपने आप अंदर से एक फ्रेशनेस लग रही है। ये चीज अच्छे से समझ आ गई कि सामान से सम्मान कभी नहीं मिलता है और हमें केवल समानता से ही सम्मान मिलता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम पर कोई शासन ना करे तो हमें स्वनियंत्रित होना पड़ेगा। आज तक हम जितने भी बोलते हैं कि हम सफल हो गए, पर क्या है ये जिंदा रहने के लिए सफल हो गए, तो जीने के लिए सफलता क्या है ये मुझे कल पता चला। मैं सोचती थी अगर कोई इंसान जो बनना चाहता है वो बन गया, अगर डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर बन गया, तो वही उसकी सफलता है। लेकिन असली बात मुझे कल पता चली कि मानव में अगर समझदारी हो तभी वह सफल हो सकता है। सफल हर कोई होना चाहता है, मैं भी होना चाहती हूँ, इसलिए अपनी समझदारी को डेवलप करूँ। तो मेरे को ये समझ आया कि हम जब भी कुछ वस्तु खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं तो अपन संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व के बारे में नहीं सोचते, हम अपने हानि और प्रिय वगैरह के बारे में सोचते हैं। यह सब सोचा नहीं था, पर जब ये सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ यार ये सही है। काश हम लोग ये पहले भी सोच लेते हैं, तो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये सब गुण आ ही जाए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सबसे बड़ी चीज ये है कि इन 5 दिनों में ना जो पैर के नीचे जमीन होती है ना, वो 180 की स्पीड से भागी है। कल मुझे थोड़ा सा भारी लग रहा था, थोड़े से टॉपिक्स ऊपर से हो रहे थे, लेकिन मैंने जो कुछ भी मैं समझा ना, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया। बाकी जो आधे उड़ गए, मैंने उसमें कंसंट्रेट किया जो मैं समझा। सर ने कल 10 क्रियाएं बताई, उसमें से मुझे एक डाउट है कि तुलन को आधे मार्क्स क्यों दिए गए हैं। पढ़ाने में संतुष्टि नहीं है, समझाने में संतुष्टि है। मैं समझ गया हूँ, फाइन, दूसरों को समझा सकता हूँ, वही शिक्षक है। तो मैं चाहूंगी कि आगे की लाइफ में मैं ऐसा एक्सप्लेन करूँ कि दूसरे मेरी बात को समझ जाएं। नमस्कार। दो टिप्पणियों से आज की बात शुरू करते हैं। शिविर का 6ठा दिन और कल शिविर का अंतिम दिन। पिछले कुछ सालों में हमने ये पहली बार शिविर किया है जिसमें कि हमने समाज से बच्चों को आमंत्रित किया या किन्हीं विद्यालयों से बच्चों को आमंत्रित किया। इसके पहले हमने बच्चों के शायद अभी तक 3 या 4 शिविर किए होंगे। वो मूलतः अपने बच्चों के लिए ही, साल में कम से कम एक बार उनसे इस धरातल पे भी बातचीत होती रहे, बाकी तो आधी अधूरी बातचीत जैसा होती रहती है, पर एक बार व्यवस्थित रूप से शिविर के रूप में बातचीत हो, ऐसा हमने कुछ शिविर पहले किए हैं। तो ये शिविर केवल इसलिए है कि ताकि ये शिविर बच्चों के लिए कम है, बड़ों के लिए ज्यादा है, ताकि बड़ों को ये भरोसा हो सके कि बच्चे बच्चे नहीं, और बड़ों को ये भरोसा हो जाए कि जो हम दे रहे हैं वो अधूरा है, और यदि पूरा इनको मिलता है तो जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। इस शिविर में कुछ शिक्षक, कुछ पेरेंट्स, तो इस शिविर के माध्यम से हम पेरेंट्स ने देखा कि बच्चे कैसे समझते हैं। मैंने जानबूझ के कंटेंट को बिल्कुल भी बच्चों के हिसाब से कुछ अलग से रखा जाए ऐसा नहीं किया। लगभग बड़ों के शिविर जैसे करते हैं बिल्कुल उसी टोन और उसी स्टाइल में पूरा शिविर चला। लेकिन जितना इन्होंने पकड़ा है, बड़े भी इतना ही पकड़ते हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा पहले शिविर में पकड़ लेते हैं ऐसा नहीं है। एक तो हमको ये समझ में आ गया कि जीवन रूप में सभी समान है। समझने की क्षमता मैन टू मैन वेरी करता है, पर मूल रूप से समान है। और यदि कंटिन्यूटी दी जाती है, आज 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हम 20-22 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 2-5 साल कहीं काम करते हैं, तो एक आत्मविश्वास आता है। तो जिंदगी में विश्वास को हम 7 दिन में पा जाएंगे ऐसा संभव भी नहीं है और कोई चमत्कार भी नहीं। लेकिन यह समझ में आता है कि विश्वास का सोर्स क्या है। अभी तो सारी जिंदगी हमने कुछ भी किया, तमाम सफल प्रयासों के बावजूद स्वयं में विश्वास तो हम छू भी नहीं पाते हैं। हाँ, अपने संस्कारवश किसी की अपनी यात्रा किसी तरह से होती हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ये अब समझ में आया कि बाई एजुकेशन जो 20 साल शिक्षा का मिल रहा है, उसमें हमारे शरीर की, जैसे इंजीनियरिंग हमारे शरीर की आवश्यकता है या जीवन की आवश्यकता है, वो शरीर की आवश्यकता के लिए।
इंजीनियरिंग से हमको कोई जॉब मिलता है, उससे कोई पैसा मिलता है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं अभी, चाहे इंजीनियरिंग का काम करें, चाहे मेडिकल का काम करें, चाहे कोई और जॉब करें, जितने भी प्रकार के हम जॉब्स करते हैं वो बेसिकली हमारे शरीर की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता में जो भी कम ज्यादा होता है, जो भी समाज में व्यवस्था अव्यवस्था है उसके चलते, लेकिन जीवन वाला पार्ट तो पूरी तरह से अनटच्ड है, उसकी चर्चा भी नहीं है, बहुत वो कल्पना में भी नहीं। तो इस तरह से हमारे सारे सफल प्रयासों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। सारे सफल प्रयासों के बावजूद जो हाथ में आया वो बहुत छोटा है। आदमी बहुत बड़ी चीज है, सारी धरती की सारी प्रॉपर्टी भी एक आदमी के नाम कर दी जाए तो भी एक आदमी उससे बड़ा होता है। आदमी इतनी बड़ी चीज, आप कल्पना करके देख लीजिए ना, सारी धरती की सारी प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर दिया जाए, क्या तृप्ति हो जाएगा? क्योंकि वो होने वाली चीज नहीं है। सारे संसार की सारी प्रॉपर्टी भी सीमित है और एक आदमी को जो चाहिए भाव के रूप में वो असीम है। सीमित से असीमित को नहीं पाया जा सकता, दो अलग अलग प्रकार की ही वस्तुएं हैं। ये क्लैरिटी हमको बनती है तो हमारे प्रयासों में सुनिश्चितता आती है। नहीं तो कितना भी आप कुछ भी करें, नियम है, वो अपने तरीके से काम करता है। देखिए, चाहे सुनने में खराब लगता है, अब ये बताइए कि कितने प्रतिशत लोग संसार में हैं जो सामान से सम्मान और सुविधा से सुख में जी रहे हैं? सभी। और हर माँ बाप तो अपने आप को समझाया हुआ मानता है, हर टीचर तो अपने आप को समझाया हुआ मानता है, इसलिए और बच्चे के ऊपर वो पूरी तरह से हावी रहता है और अपनी मान्यताओं को अधिकार पूर्वक थोपता है। इसलिए एक सूत्र है, हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा होता है। क्या मतलब? मैं जिसको ठीक मानता हूं वो है कि नहीं अभी पता नहीं, लेकिन मैं जिसको ठीक मानता हूं उसको पूरी ताकत के साथ डिलीवर कर देता हूं अपने बच्चों पे, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स। वो सही है कि नहीं है मुझको भी नहीं पता है, पर मैं उसको सही मानता हूं और मैं अधिकार पूर्वक उसको करता हूं। ये बात पहुंच रही है ना? तो एक तो ये कि अब यहां से जाके सभी बच्चों से निवेदन है कि अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपकी परिस्थितियां और खराब होंगी। आप ऐसा आचरण करें, आप ऐसा जिएं। कैसा जिएंगे ये आपको ही वर्कआउट करना पड़ेगा, ताकि वो प्रेरित हो सकें कि हाँ, हमको भी समझने की आवश्यकता है, या हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हम भी देख लें। मैंने ये बात जरूर देखी, जिन परिवारों में पेरेंट्स और बच्चों ने एक साथ शिविर कर लिया, ऐसे कई बार योग संयोग हुए कि मम्मी पापा और साथ में बच्चे ना, लगभग 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, 2 बच्चे, माँ बाप दोनों, सारा परिवार एक साथ आ गया। उसमें तो बहुत जल्दी परिवर्तन दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि बातचीत करने का टॉपिक मिल जाता है। अभी एक तो बड़ी दुर्घटना यह है कि आपस में बातचीत करने के लिए हमारे पास टॉपिक नहीं। जो माँ बाप कहना चाहते हैं वो हमको ठीक नहीं लग रहा है, जो हम कहना चाहते हैं वो उनको ठीक नहीं लग रहा है। तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ संवादहीनता की स्थिति आती जाती है, पति पत्नी के बीच भी, माँ बाप और बच्चों के बीच में भी। लगभग हमारे पास बात करने के लिए टॉपिक बचते नहीं। तो एक तो ये कि इससे हमारे ईगो डाइल्यूट होते हैं, हमारा मुझको समझना है ये उभर के आता है, और दूसरे को स्पेस देना है ये भी समझ में आता है। तो आपस में एक संवाद की स्थिति बनती है, आपस में बातचीत करने की स्थिति बनती है। इसके आधार पे धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती। जितनी चर्चा अभी तक हमने की है उसमें मुख्य रूप से कहें तो हमने इतनी बातचीत की है कि प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं, मानव के अलावा सबका आचरण निश्चित है। जिस भाग में अपन बात कर रहे हैं वहां आचरण की बात कर ही नहीं रहे हैं। आचरण का मतलब है किसी इकाई का जो टोटलिटी में होना है और रहना है उसकी समझ, ठीक है? तो हम स्थान और स्पीड वगैरह की बात कर रहे हैं, वो आचरण से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, वो किसी एक आयाम की बात हो सकती है। किसी चीज का एग्जिस्टेंस में होने का पर्पस क्या है, जब हम पर्पस के ढंग से देखते हैं, प्रयोजन के ढंग से देखते हैं, तब आचरण की बात करते हैं। तो इन सारे इश्यूज पे बहुत विस्तार से बात होगी। तो मेरे को लगता है कि अभी जितना समय हमारे पास है और जितनी गति है
उसमें एक बार जो क्रम चल रहा है उसको पूरा कर ले। तो मानव का आचरण निश्चित नहीं है। आचरण निश्चित करने के लिए स्वयं के प्रति विश्वास, विश्वास पूर्वक जीने के लिए क्यों जीना है, कैसे जीना है, क्यों जीना है, सुख की निरंतरता चाहते हैं। सुख क्या है? व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। दूसरी, यही समाधान है। तो समाधान ही सुख। समझना अपने आप में सुखदायी काम है। जो चीज जैसी है, एग्जिस्टेंशियली जैसी है, उसको वैसा ही समझ पाना, यही मानव और पशु में मुख्य फर्क है। और जब भी हम किसी चीज को जैसा है वैसा समझें, चाहे वो जड़ वस्तुओं के बारे कोई नियम है ना, चाहे वो मानव के बारे कोई नियम। तो इस रूप में हमने देखा कि मानव के बारे हमने कुछ समझने की कोशिश की, मानव के बारे आवश्यकता से लेकर शुरू किया, और हमने मानव के बारे कुछ बात की। तो ये निकल के आया कि जीवन और शरीर दोनों आवश्यकताएं, दोनों का पूरा होने का तरीका अलग अलग। आज हम इधर प्रवेश करना चाह रहे थे, तो एक तो कल हमने बात की थी कि मानव में जीवन में व्यवस्था को हम चर्चा करेंगे। जीवन में हमने कहा कि 10 क्रियाएं हैं, 10 में से 5 क्रियाओं पे कल हमने बात की। 5 क्रिया में से तुलन एक क्रिया है। तुलन क्रिया के बारे में हमने देखा कि तुलन का मतलब दृष्टि, दृष्टिकोण। 6 प्रकार की दृष्टि मानव में काम करती है। यदि हम अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं तो 3 प्रकार की दृष्टि काम करती है। यदि हम अपने आप को 10 क्रियाओं के रूप में, संपूर्णता के रूप में, जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ पाएंगे, तो न्याय, धर्म, सत्य भी की दृष्टि भी काम करती है। इसलिए तुलन क्रिया आधा, 6 में से 3, इसलिए उसको आधा कहा। 10 में से 4.5 क्रिया काम करता है। तो हमने कल देखा कि यदि एक मोबाइल फोन खरीदना है तो उसका चित्रण कैसे होता है, उसको पाने के लिए किस तरह का मोबाइल, कैसा मोबाइल, उसके लिए विश्लेषण होता है। उसमें भी प्रिय के आधार पे तुलन, हित के आधार पे तुलन, लाभ के आधार पे तुलन, और उसके आधार पे विश्लेषण होता ही रहता है। उसमें से जो भी कुछ अधिक सुखदायी लगता है उसका हम आस्वादन करते हैं। जिसका आस्वादन होता है ऐसा मोबाइल लेने का चयन होता है, निर्णय होता है, और फिर हम मार्केट जाते हैं और मोबाइल खरीदते हैं। वो हम शरीर के द्वारा करते हैं, मानव रूप में ही करते हैं। तो सोचने का काम जीवन रूप में हो रहा है, लेकिन शरीर से जितना भी बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, है ना, क्योंकि हम इस तरह के भी एक बात कर सकते हैं कि जैसे मानव रूप में हम क्या करते हैं, बोलना मानव रूप में है, मैं सोचता हूं उसको व्यक्त करता हूं। सोचना जीवन रूप में है ना। शरीर का भार बढ़ना ये बायोलॉजिकल घटना है, ये मानव रूप में नहीं है। मैंने मुख्यतः ये शरीर का क्रिया है। नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, उम्र का बढ़ना, शरीर का मोटा पतला होना, है ना, ये ज्यादा बायोलॉजिकल मामला है। तो कुछ क्रियाओं को हम देखते हैं जो शरीर से ज्यादा संबंधित हैं, कुछ क्रियाओं को हम देखते हैं जो जीवन और शरीर दोनों के योग संयोग से है। बोलना, यदि मैं सोच नहीं पा रहा हूं तो बोल नहीं पा रहा हूं, है ना। तो बोलना जीवन और शरीर दोनों, बोलना, चलना, खाना पीना, है ना, ये जीवन और शरीर मानव रूप में है। सोचना इसमें मूल रूप में जीवन में घटने वाली घटना है। तो कल एक महत्वपूर्ण बात आई थी, कार्य और व्यवहार हम शरीर से करते हैं। तो आज की बात को मैं कार्य और व्यवहार से शुरू करना चाहता हूं, और उसमें फिर हम जीवन में जो बाकी बची हुई 5 क्रियाएं उसको भी पूरा करेंगे, और परिवार में व्यवस्था की तरफ आगे चलेंगे, संबंधों पे विस्तार से बात करेंगे। तो आज की बात को शुरू करते हैं, व्यवहार क्या है और कार्य क्या है। क्योंकि जितनी चर्चा अभी तक हमने की है उससे हमारी ये स्पष्टता बनेगी, तो बहुत सारी चीजें ठीक से स्पष्ट हो पाएंगी कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। तो व्यवहार क्या है, कार्य क्या है। चलिए, व्यवहार क्यों करते हैं? संबंध क्यों बनाते हैं? सुखी होने के लिए। बढ़िया। तो ये समझ में आया कि मानव के साथ सुखी होने के लिए किया गया श्रम व्यवहार है। हाँ जी, जो भी मैं लिखता हूं मानने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको देखें, ऐसा है। मानव के साथ सुखी होने के लिए किया गया श्रम। जब भी हम व्यवहार करते हैं सुख की अपेक्षा में ही करते हैं,
सुख की चाहत में ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सुबह उठे, आज मेरा दुखी होने का मन है इसलिए मैं उसके पास चलता हूं। ऐसा नहीं करते। क्लियर? तो हम जब भी किसी से बात करते हैं हम सुख की अपेक्षा में ही करते हैं। तो मानव के साथ सुखी होने की अपेक्षा में, सुख की चाहत में जो भी श्रम होता है उसका नाम व्यवहार है। बढ़िया, ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें? आप कुछ और सोचते हो? आगे चलें। मानव के साथ हो सकता, दूसरे साथ नहीं हो सकता है? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सिर्फ जो व्यवहार करते हो सिर्फ मानव के साथ हो सकता है, क्या दूसरे के साथ नहीं हो सकता? जैसे कि पशु को लेकर पशु के साथ भी व्यवहार करते हैं, क्या पशु के साथ व्यवहार नहीं होता? ऐसा आपका प्रश्न, ठीक है? बढ़िया, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। सुख क्या चीज है? समाधान। समाधान। तो उस व्यवहार की परिभाषा क्या हुई? मानव के साथ समाधानित होने के लिए, समझदार होने के लिए किया गया श्रम। ये ठीक है? अभी तक सुख की परिभाषा क्या थी? सुविधा। इसलिए जो कर रहे थे उसको व्यवहार मान रहे थे। अब जो परिभाषा सामने आई है वो ठीक है, क्योंकि सुख, पहले जिसको हम सुख मान रहे थे, जब अपने आप को शरीर मानते हैं, तो सुख की परिभाषा एकदम अलग है। जब मानव के रूप में अपने आप को पहचानते हैं तो सुख की परिभाषा एकदम अलग हो गया। अब बताइए कि अभी तक की आपकी जितनी आयु है उस आयु में आपने कितना व्यवहार किया है? हमने व्यवहार क्षणिक सुख के लिए किया, हमने क्षणिक सुख के लिए व्यवहार नहीं होता, क्षणिक सुख के लिए कार्य होता है। तो कार्य की परिभाषा है मानव का शेष प्रकृति के साथ सुविधा पाने के लिए किया गया श्रम। मानव का शेष प्रकृति मीन्स अदर देन ह्यूमन बीइंग, मानव के अलावा पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, तीनों के साथ हम जो भी श्रम करते हैं उससे हमको क्या मिलता है? सुविधा। ठीक। अब क्या लगता है, पशु से व्यवहार हो सकता है? पशु से तुमको समझ में आएगा कि क्यों जीना है? कुत्ते से जाके बात करो, मुझको क्यों जीना है, मेरे जीने का पर्पस क्या है। गाय से पूछो, शेर से पूछो, है? वो बोलेगा जीने की जरूरत नहीं है, कम से कम एक टाइम का खाना तो है। शेर आपको खा के एक समय का भोजन तो पा सकता है, तो कम से कम उसकी एक समय की भूख मिटेगी। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है? क्या हाँ, आदमी के साथ भी कार्य ही किया है। तो जो हमारी अतृप्ति है वो किस बात की अतृप्ति है? अपेक्षा निरंतर सुख की है, व्यवहार को कार्य मानकर ही कर रहे हैं, है ना? हम व्यवहार समझ में आया नहीं, मानव के साथ भी कार्य ही किए हैं, अपने पति के साथ, बच्चे के साथ, सबके साथ हमने कार्य ही किया है, क्योंकि वस्तुओं का ही आदान प्रदान किया है। तो अभी तक हमने व्यवहार नहीं किया। थोड़ा सा आपको ज्यादा गम लग रहा हो तो अधूरा किया है, ऐसा मान लो। कितनी शांति है ना? चलेगा, अब कई दिन चलेगा।
ये लग रहा है कि हमको लगता था कि हम व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि वो व्यवहार नहीं था। देखिए, प्रमाण है, एक संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं। हम सारे पढ़े लिखे लोग, ठीक ठाक परिवारों से लोग, अभी तक की आधुनिक उपलब्धियों को पाए हुए लोग, है ना, हम सब कुछ तो है। क्यों हमारे एक रिक्शे के घर में और एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे आईएएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उद्योगपति है, पति पत्नी का झगड़ा समान है। गरीब का घर छोटा होता है तो पड़ोसी सुन लेते हैं, हमारे घर बड़े होते हैं तो पड़ोसियों को सुनता नहीं। उनको थोड़ा, हमारे लड़ने के तरीके थोड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, वो थोड़ा बर्तन वर्तन भी फेंक देते हैं कभी कभी। हम अंग्रेजी में गाली दे सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में दे सकते हैं। तो ये अपने आप में काम की बात है कि व्यवहार जो है मानव मानव के बीच सुखी होने के लिए है, सुख समाधान से होता है, समाधान के अर्थ में जो आदान प्रदान है, समझदारी के अर्थ में जो, जैसे शिविर क्या है, शिविर क्या है, कार्य है कि व्यवहार है? शिविर जो है विचार प्रधान व्यवहार है। देखिए, डोमिनेंट विचार ज्यादा होता है, माने विचार की प्रधानता है। एक व्यक्ति के साथ बैठ के जब बहुत सारी बातें करते हैं तो व्यवहार ही है, ये भी व्यवहार ही है। तो ये व्यवहार है, इस व्यवहार में तृप्ति मिल रही कि नहीं? पिछले 5 दिन से हमको तृप्ति मिली है, ये इस बात का प्रमाण है कि मानव समाधान चाहता है, समाधान से सुखी होता है। इन पिछले 5 दिनों में सुनने मात्र से, सुन रहे हैं कि समझ रहे हैं? सुन रहे हैं, सुनने से कुछ सहमति बनती है, समझना अभी दूर है। समझने का मतलब है कि जब वो अपने आचरण में ट्रांसलेट हो जाता है, तो समझना अभी थोड़ा सा दूर है। लेकिन सुनने से वो हमको ठीक लगता है तो हमारी सहमति बनती है, सहमति बनने से बहुत सारी गलतियां ठीक होने लगती हैं। तो देखिए, काम की बात यह है कि अविकसित विकसित का अनुसरण अनुकरण करता है। ये बात हमारी परंपरा में पहले से भी है कि बच्चों को बड़ों की बात मानना चाहिए, है ना? क्योंकि बड़े किस अर्थ में बड़े हैं? शरीर से बड़े हैं कि समझ से बड़े हैं? शरीर से बड़े होने को जीवन स्वीकारता नहीं है, तो समझ से बड़े होने को ही। तो हम यदि बड़े लोग अपने सम्मान को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी श्रेष्ठता को हमको प्रमाणित करना होगा। समझ के रूप में हम बड़े हैं, यही बड़प्पन होता है। तो ये समझ में आया कि मानव मानव के बीच में व्यवहार समाधान के अर्थ में है, क्योंकि ये सुखी होने के अर्थ में है, ये सुविधा के अर्थ में है। तो जितना हमने अभी तक किया वो सुविधा के अर्थ में ज्यादा था, तो या तो अधूरा व्यवहार कह लीजिए या व्यवहार नहीं हुआ, जो भाषा आपको अच्छी लगती हो, पर व्यवहार होना तो अभी दूर है। व्यवहार ठीक हो गया तो ये व्यवहार कब ठीक होगा हमारा? तो यदि कम से कम 2 लोग हैं, ए और बी, क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? दोनों ही नासमझ हैं, एक समझदार है दूसरा नासमझ है, या दोनों ही समझदार है? दोनों ही नासमझ हैं, झगड़ा पक्का। यदि 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो दोनों नासमझ हैं, ये इस बात की सुनिश्चित हो गया, पक्का हो गया। एक अनिश्चित आचरण से व्यक्त होता है, एक निश्चित आचरण से व्यक्त होता है, तो समझने का काम शुरू हो गया। यहां से व्यवहार शुरू हुआ, व्यवहार शुरू हुआ। दोनों समझ गए, दोनों समझदार हैं, यहां पे व्यवहार पूर्ण हुआ। 2 समझदार लोगों के बीच में व्यवहार पूर्ण होता है, प्रमाणित होता है। इससे दोनों के बीच में उभय तृप्ति, म्यूचुअल फुलफिलमेंट प्रमाणित होता है। इसका नाम
न्याय है। तो दो समझदार लोगों के बीच में न्याय प्रमाणित होता है, का मतलब दो समझदार लोगों के बीच में गिला शिकवा शिकायत नहीं होता है। एक व्यक्ति यदि समझदार होता है तो वो खुद में भी गिला शिकवा शिकायत से मुक्त होता है। तो यदि मैं समझदार होता हूं तो समझदार व्यक्ति का पहचान क्या है? समझदार व्यक्ति की डेफिनेशन, गिला शिकवा शिकायत से मुक्त आदमी। गिला शिकवा शिकायत से मुक्त आदमी। क्यों ऐसा हो जाता है? वो गिला शिकवा शिकायत का मतलब क्या है? क्योंकि उसको जो भी खुशी चाहिए वो सामान से चाहिए, तो उससे ऊपर उठ जाता है, उसको सामान को अपनी जगह देगा। जब हमारे पास समाधान नहीं होता तो गिला शिकवा शिकायत है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा किया। जब मेरे पास हर चीज का समाधान है तो मेरे लिए फिर वो समस्या है कि अवसर है? अवसर है। जैसे मैंने पहले कहा कि ए ने गलती किया, ये ए का प्रॉब्लम। आज मैं आया तो मेरे से किसी ने चर्चा किया कि बच्चों की एक दो समस्याएं हैं। किसी ने कहा कि वो जो जूता पहनता है वो उसको तो ठीक लगता है, पर टीचर कहता है कि तुम्हारा ये जूता स्कूल के स्टैंडर्ड के अनुसार ठीक नहीं है, इसलिए तुम जूता बदल के आओ। इसका क्या किया जाए? है ना? तो स्कूल के स्टैंडर्ड के नाम पे हमने भौतिक स्टैंडर्ड ही बढ़ाया है ताकि ज्यादा पैसा लिया जा सके। कोई हमने एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ा दी, टीचर के आचरण की क्वालिटी बढ़ा दी, ऐसा बहुत फोकस में नहीं है। कोई आपको कहता है कि भी तुम्हारी शर्ट ठीक नहीं, तो क्या उत्तर है? अभी तो दूसरी शर्ट ले लेंगे। नहीं, दूसरा शर्ट ले लो, नहीं तो भैया तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको अच्छा नहीं लगता, कल दूसरा ले आना। मेरे को ठीक लग रहा है मैं पाए। यदि आपको अपने में विश्वास है और वो हिलता डुलता नहीं है तो सामने वाले का प्रॉब्लम सामने वाले के प्रॉब्लम तक सीमित रहता है। यदि हम में विश्वास में कमी है तो वो अपने पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है? तो कोई कुछ भी कहता है तो अपने में विश्वास है तो हमको समझ में आता है कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है। ठीक? तो अपने में विश्वास में कमी से कोई चीज अपने भीतर घुसती है। नहीं तो बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे पास परमानेंट रहता है, कुछ भी आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगा। ये बात ठीक से पहुंच रही है ना? तो काम की बात कितनी? तो दो, तो न्याय समझ में आया? न्याय समझ में आया? इसलिए मैंने कहा कि सभी संबंधों में गिला शिकवा शिकायत है, क्योंकि ना तो हम समझदार हैं ना सामने वाला समझदार है। हम उसकी किसी बात से घायल होते हैं, वो हमारी किसी बात से घायल होता है, और कोई मोमेंट में बात करना बंद हो जाता है। लगभग सभी संबंधों की इतनी कहानी है। तो ये समझ में आया कि अब अच्छा व्यवहार अभी किसको बोलते हैं? अच्छा व्यवहार किसको बोलते हैं? अभी आप जो भी व्यवहार करते हैं उसको अच्छा मानते हैं, उसमें कुल क्या है? क्या चीज? एक तो ये कि हम सामने वाले की नजरों में अच्छा बने रहें, वो बुरा ना मान जाए और हमारे काम निकलते रहें। बच्चा पढ़ ले, व्यापार में किसी से जो काम होना है वो निकलता रहे। तो इस सारी चीजों को मिला जुला के क्या बना कि भौतिक काम सुविधा वाला भाग पूरा होता रहे, और दूसरा हमसे नाराज ना हो, और दूसरा हमको अच्छा कहे। इसके अलावा और कुछ है? इसके अलावा और कुछ है? ये अच्छा लगने की सीमा में है या अच्छा होने की सीमा में है? तो अच्छा लगता है, अच्छा होता नहीं। इसलिए सारी जिंदगी अपनी पूरी ताकत लगा के एक आदमी हमसे खुश नहीं हो पाता है, होगा भी नहीं। कुछ भी कर लीजिए, सारी जिंदगी आपकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद ना एक आदमी आपसे खुश होगा, ना आप खुश होंगे, क्योंकि जो सुख है वो तो समाधान से मिलता है ना? इतना ही काम की बात है। तो अभी जितनी हमारी मेहनत है वो समझ में आ रही है कि वो मेहनत कैसे हो रही है। तो ये समझ में आया कि न्याय क्या होता है।
न्याय समझ में आ गया? धर्म क्या होता है? कल धर्म की बात आई थी तो आपने, धर्म क्या मतलब है? धर्म माने व्यवस्था। अभी जब धर्म की बात कर रहे हैं तो सभी को न्याय उपलब्ध हो, सभी को समाधान उपलब्ध हो जाए, सभी को न्याय उपलब्ध हो जाए, सभी उत्पादन पूर्वक जी सकें और वस्तुओं के आदान प्रदान में शोषण नहीं हो, विनिमय नहीं हो और सभी स्वस्थ रहें। इससे ज्यादा और व्यवस्था का स्वरूप नहीं होता। ये कुल मिला के धर्म की बात है। यदि समाज में व्यवस्था के रूप में कहेंगे तो कुल मामला इतना है कि सभी समझदार हो जाएं, सभी न्यायपूर्वक जिएं, सभी समृद्धि पूर्वक जिएं, भौतिक वस्तुओं का उत्पादन, और सभी, विनिमय का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उसमें शोषण नहीं हो, विनिमय हो और सभी स्वस्थ रहें। इसके लिए सारा व्यवस्था। तो धर्म का मतलब है, जब हम कहते हैं कि धर्म प्रमाणित हो गया तो प्रमाण के रूप में इतना ही होगा। ठीक हो गया? ऐसा होने से क्या होगा? तो फिर कहा सत्य। सत्य का मतलब, यदि ये सब कुछ होगा तो चारों अवस्थाओं में संतुलन सुनिश्चित होगा। प्राण, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए, इसको कहा कि सत्य प्रमाणित हुआ। तो न्याय धर्म सत्य की कल बात आई थी, आज मैं सुबह आया तो कुछ लोगों ने कहा कि स्पष्ट नहीं हुआ है। कल जितनी हल्की फुल्की बात हुई, तो मुख्य रूप से न्याय स्पष्ट हो जाए, आगे सब उसका फैलाव है। अभी कम से कम पहले शिविर में न्याय पे हमारा ध्यान ठीक से चला जाए कि जब न्याय बोल रहे हैं या संबंधों में विश्वास बोल रहे हैं तो उसका आधार क्या है? समाधान। ये काम की बात है। ये हो गया। आगे बढ़ूं तो एक तो ये समझ में आया कि हम अभी तक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसलिए सारे संबंधों में गिला शिकवा शिकायत है। और वो गिला शिकवा शिकायत इस तरह से दूर नहीं होगा कि हमने सॉरी बोल दिया या पापा ने सॉरी बोल दिया या 4 दिन आपस में बात नहीं किया, इससे दूर होने वाला नहीं है। इससे समाधानित होने के, समझदार होने के सिवा दुनिया में कोई जगह नहीं। इसलिए समाधान को पाना, समझदार होना हमारी जरूरत है। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि हमारे रेगुलर एजुकेशन में जो भी हम कर रहे हैं, अभी फिलहाल जो कर रहे हैं उसको चलता रहने दे। पैरेलल हमारे सारे टीचर्स इससे गुजरे होंगे तो उनमें आपस में हार्मनी ज्यादा होगी। अभी मैक्सिमम एनर्जी तो आपस में एक दूसरे के ईगो से जूझने में चली जाती है। टीचर्स में आपस में हार्मनी अच्छी होगी, उनका स्टूडेंट्स के साथ में बिहेवियर ठीक होगा, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैंडल हो जाएगी। कंटेंट वही रहेगा तो भी बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, फिर सारा मामला इतना है कि सुख समझ में नहीं आया। सुख समझ में नहीं आया तो अपनी पूर्णता समझ में नहीं आया। स्वयं की पूर्णता या स्वयं में विश्वास, इसको हम किससे पूरा करते रहे? बाहर वस्तुओं से। स्वयं की पूर्णता समझ में नहीं आया तो व्यवहार समझ में नहीं आया। दूसरे मानव के साथ क्या चीज का आदान प्रदान करें? तो वस्तु का आदान प्रदान कर रहे। व्यवहार स्पष्ट नहीं हुआ तो न्याय पकड़ में नहीं आया। न्याय पकड़ में नहीं आया तो धर्म पकड़ में नहीं आया। धर्म पकड़ में नहीं आया तो सत्य पकड़ में नहीं आया और कुछ पकड़ में नहीं आया, सब गायब हो गया। तो जो कोर है, इसलिए मैं काफी जोर देता हूं इस पॉइंट पे, तो ये सुख कोर है। मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए समर्पित है। वो जो कुछ भी करता है उसका ड्राइविंग फोर्स सुख है। यदि हमको ये क्लियर हो गया कि मैं समाधान से ही सुखी होता हूं, दूसरा सुखी होने का कोई तरीका नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी एनर्जी, बाकी तो शरीर को बनाए रखने के लिए सुविधा चाहिए, गाड़ी है तो गाड़ी का मेंटेनेंस चाहिए, तो मेरा पूरा शिफ्टिंग है ना, इसी को कहा स्वयं को शरीर मान के जीना, इसको कहा एनिमल कॉन्शियसनेस, जीव चेतना।
स्वयं को मानव के रूप में पहचानना, समाधान से सुखी होने के रूप में जीना, इसको कहा ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव चेतना। तो एजुकेशन का कुल पर्पज इतना ही है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन, ये शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। स्वयं को शरीर मान के जीना, जीव चेतना। जीव चेतना का मतलब है पशुवत जीना, आहार निद्रा भय मैथुन से सुखी होने का प्रयास करना। इससे हम सुखी होते नहीं, क्षणिक सुख है। तो कहा कि भाई मानव चेतना में जीना। मानव चेतना में जीने का क्या मतलब है कि जीवन की आवश्यकता समाधान की है, शरीर की आवश्यकता सुविधा की है, दोनों का पूरा होना, ये मानव के रूप में जीने की बात हुई। तो इस रूप में हम देखें तो बेसिकली काम की बात इतनी है कि मैं सुख को किस तरह से पहचानता हूं, ये अपने आप को जांचने का आधार है। मेरे लिए सुख क्या है? ऐसा जब भी आप अपने आप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी चेतना कहां पे है, मेरी चेतना का स्तर कहां पे है। तो टॉफी खाना, चॉकलेट खाना, कपड़े पहनना सब ठीक है, पर ये क्लैरिटी हो कि भैया निरंतर नहीं। हाँ, क्षणिक से आपका का क्षणिक के रूप में भी हमको शरीर को बनाए रखने की सब चीजों की आवश्यकता है ही है। तो कोई आदर्शवाद नहीं है कि कल से ये नहीं करना है, जैसा पहले कर रहे थे वैसा ही करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाधान के लिए क्या करना है, वो निरंतर सुख के लिए क्या करना है, उसके लिए सोचने की बात है। सर, अगर हम बचपन से यह बताएं कि हमें एनिमल कॉन्शियसनेस में नहीं जीना है, बचपन से इस बात की शिक्षा दी जाए कि हम शरीर नहीं मन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी ही नहीं। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। देखिए, हमने कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं परंपरा में, सौभाग्य, है ना, वगैरह वगैरह। तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बच्चा जिस वातावरण में पैदा होता है, उस वातावरण में जो वातावरण उपलब्ध है, कैसा वातावरण है? धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है, सामान से सम्मान, सुविधा से सुख। वो धीरे से इसी में हिप्नोटाइज हो जाता है। सौभाग्य क्या होगा? एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक ऐसे वातावरण में पैदा हो, उसके माँ बाप समझदार हों, स्कूल में टीचर समझदार हों, ना, टीवी पे जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसमें भी समझदारी हो। क्या समझदारी हो? धन शरीर के लिए है, साधन शरीर को बनाए रखने के लिए है, शरीर समझदारी को पाने के लिए है ना। और समझदारी, हमने कहा कि खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, तो काय को झक मारने आता है? काय के लिए आता है? तो ना खाली हाथ आता है, ना खाली हाथ जाता है। समझ के अधूरेपन के साथ होता है, समझ के अधूरेपन को पूरा करता है। काम की बात कितनी? जीवन समझ के अधूरेपन से मुक्ति के लिए शरीर को चलाता है। समझ पूरा हो जाए, स्वयं में विश्वास, संबंधों में विश्वास को जी जाए, और इस तरह से हमारी शरीर यात्रा पूरी हो, तो शरीर को चलाना सफल हुआ, शरीर मानव के रूप में जीना सफल हुआ। नहीं तो सब अधूरा रह गया। तो कितनी भी रजिस्ट्री करो, सब इधर ही रहना है, रजिस्ट्री तो साथ में जाती नहीं। अब आपकी 2000 एकड़ जमीन है कि 5000 एकड़ जमीन है, अनंत काल के लिए तो आप जी नहीं रहे हो। बच्चों के लिए कर रहे हो तो वो भी उतने साल के लिए जी रहे हैं, वो खास फर्क नहीं पड़ता। वो मुट्ठी में क्या आया, ये काम की बात। जमीन तो जहां थी वहीं रहती है, सारी जिंदगी खर्च कर दिया जमीन इकट्ठी करने के लिए। क्या बोलेंगे इसको? समझदार बोलेंगे, बेवकूफ बोलेंगे? तो दुनिया बेवकूफ़ी करे, क्योंकि जब तक नहीं समझ में आया, हम भी कर रहे थे। हमको समझ में आ जाएगा तो कम से कम जो लोग हमारे संपर्क में आएंगे उनके साथ हम उसकी शेयरिंग करेंगे, उनको ठीक लगेगा तो वो भी चलेंगे। क्या दिक्कत? ये सुनता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सर, दुख होता है कि नहीं होता? गुड। तो ऐसा काफी कुछ सुना है, इतना ही नहीं है। क्या क्या सुना है? क्या क्या सुना है? एक तो ये सुना कि समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर दुख। फिर ये भी सुना कि सुख दुख साथ साथ है। ये भी सुना कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं जब छोटा था
तो मेरे मन में ये बात बैठ गई, किसी ने कहा और बैठ गई कि ज्यादा मत हंसो नहीं तो उतना ही रोना पड़ेगा। ये आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं? तो जब भी मैं हंसता था तो मैं डर जाता था, है ना, कि नहीं ज्यादा हंसा तो उतना ही रोना पड़ता है। जितना हंसोगे उतना ही रोओगे। और क्या है? सुखी सुख होगा, सुखी सुख होगा तो बोर हो जाएंगे, और दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता। और संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। संतुष्ट मतलब सुखी हो गए। और कुछ हो तो बता दो। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और कुछ है? दुख की घड़ियों में इंसान की परीक्षा होती है। दुख की घड़ियों में इंसान की परीक्षा होती है। चलो, और कुछ सुख से मिलता जुलता हो गया? जैसी करनी वैसी भरनी, तो ठीक है। गलती करेंगे तो दुखी होंगे, सही करेंगे तो सुखी होंगे, मोटे रूप में। हाँ जी, इसको देख लीजिए आप। सुख दुख साथ साथ है। ये कौन से सुख की बात हो रही है? क्षणिक सुख की बात हो रही है। क्योंकि सुख दुख साथ साथ है का मतलब है कि अच्छा कपड़ा मिल गया, अच्छा मोबाइल मिल गया, खाना मिल गया, थोड़ा सा सुखी हो गए, किसी ने ठीक से बात कर दी, सम्मान दे दिया, अच्छा लगा, और बाकी तो दुख मिलना ही है ना। तो सुख दुख साथ साथ है। ये किस सुख की बात हो रही है? क्षणिक सुख की बात हो रही है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्षणिक सुख की बात हो रही है। जितना हंसोगे उतना रोगे का इतना ही मतलब है कि हंसने का हमारा सारा तरीका शरीर के आधार पर है। भाई एक तरफ उसी शरीर से सुख पाना है तो बहुत मिर्ची खाना, चिली, क्या होता है, चिली पनीर, कहीं भी होटल में जाएंगे चिली पनीर तो आएगा ही आएगा, वो तो फिक्स आइटम है, ठीक है। अब वो पेट में जाके जो करेगा सो करेगा ही, तो जितना सुख पाओगे उतना निकालेगा वो। फिर चिली चिल्लाता है। तो हमारे सुख पाने के जितने तरीके हैं सब शरीर से है। एक तरफ हम स्वस्थ होना चाहते हैं, एक तरफ शरीर से अति करके सुख पाना चाहते हैं, वो आपस में झेलने झिलाने का काम बना ही रहता है। सुखी हो गए तो बोर हो जाएंगे। कौन सा सुख है? बहुत मीठा खाया बोर हो गए, बहुत नमकीन खाया बहुत हो गए, कई घंटे सो लिए बोर हो गए, वही कई सारे कपड़े आ गए तो बोर हो गए। कौन सा सुख है? वही आदमी कल तक जिसके बिना जी नहीं सकते थे आज उसी से बोरियत लगती है। अक्सर प्यार करने वाले जब शादियां करते हैं तो ऐसे ही होता है। दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता, ये काफी इंटरेस्टिंग है। दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता। अभी हमारा सुख क्या है? वो क्षणिक वाला ही है। तो दुख के बिना पता नहीं चलता है का मतलब है आज झगड़ा नहीं हुआ, रोज झगड़ा होता था, आज काफी अच्छा लगा। धूप से चल के आए, एसी मिल गया, ठंडी के बाद गर्मी मिल गई, झगड़ा होने के बाद दोस्ती हो गई, है ना। हमारा सारा सुख ऐसे ही। तो बेसिकली जिसको हम सुख कह रहे हैं अभी वो सुख है या दुख का ना होना है?
तो जब जब दुख का नहीं होना है उसको हम सुख के रूप में पहचानते हैं, इसलिए दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है, ऐसा बोलते हैं। एक 6 महीने का बच्चा किसकी गोदी में जाना है, किसकी गोदी में नहीं जाना पहचानता है कि नहीं? पहचानता है। वो विश्वास को पहचानता है कि धोखे को पहचानता है? विश्वास को पहचानता है। वो सुख को पहचानता है कि दुख को पहचानता है? सुख को पहचानता है। तो सुख अपने आप में मूल चीज है, विश्वास अपने आप में मूल चीज है। विश्वास नहीं होता है तो उसका नाम धोखा है। तो सुख का पता सीधे सुख से ही चलता है। उसके लिए अब आपको बोलते हो दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता, तो आपको सुख का पता चलना चाहिए। तो बीच बीच में आपके पति आपको धोखा देते रहें, बच्चे आपको धोखा देते रहें, ताकि आपको सुख का पता चल सके। आजीवन विश्वास और विश्वास की निरंतरता चाहिए कि बीच बीच में धोखा चाहिए? विश्वास को सीधे विश्वास से पहचानते हैं कि बीच बीच में धोखा मिले तब विश्वास को पहचानते हैं? तो पता चला कि हमारा सारा दुख और सुख कैसा है? फिजिकल लेवल का है। संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। विकास क्यों करना है? संतुष्ट हो जाए, और संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। अब विकास के लिए संतुष्टि है कि संतुष्टि के लिए विकास है, पता नहीं। तो इसका गहरे में जाएंगे तो हम क्या कह रहे हैं कि दुख ही हमारा मोटिवेशन है। हम असंतुष्ट और चिंतित रहते हैं तो ही भविष्य के लिए सोचते हैं। एग्जाम का दबाव होता है तो ही पढ़ते हैं। इसका मतलब हम पशु हैं। ये भय और प्रलोभन पशु के लिए ठीक है, मानव के लिए ठीक नहीं। यदि आप प्रेशर में ही कोई काम करते हो, इसका मतलब आपको हाँका जाता है दूसरों के द्वारा। मैं अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, मैं अपनी पूर्णता को पाना चाहता हूं, मैं उपयोगी होकर जीना चाहता हूं। जितने भी लोगों ने संसार में बड़ा काम किया, चाहे जैसे मनोरमा करके एक बुक आती है ना, ईयर बुक मनोरमा, उसमें करीब 425 लोगों के नाम। मैंने कई साल पहले देखे थे, आजकल बढ़ गए होंगे कुछ, दो चार ही बड़े होंगे, ज्यादा नहीं बढ़ते। तो उसमें करीब 425 लोगों के नाम थे। उसमें से मैडोना एंड कंपनी को निकाल दें, कई सारी बेवकूफियां भी उसमें शामिल हैं। तो जितने लोगों ने सोशली, स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली, पॉलिटिकली कुछ बड़ा काम किया, जिसने कि समाज की किसी सोच को प्रभावित किया, यदि उनके नामों की संख्या गिनेंगे तो मेरे को लगता है 200 से ऊपर नहीं आएगी। ये 200 वो लोग थे जिनका मोटिवेशन फैक्टर क्या था? जिन्होंने इस धरती पे किसी सोच को प्रभावित किया। इन 200 लोगों का मोटिवेशन क्या था? दूसरों से आगे निकलूं, पैसा बहुत कमाना है। पैसा कमाने वाले का नाम आज तक किसी बुक में नहीं आया, वो मैगजीन्स में आता है बस। दुनिया हमेशा याद करे ऐसी कोई जगह उसके पास नहीं है। क्या इनका मोटिवेशन था? वो जिस काम को करते थे उसको एंजॉय करते थे। बड़ा काम करना है ये सोच के किया नहीं, दूसरों से आगे निकलना है ये सोच के किया, पैसा बहुत कमाना है ये सोच के किया नहीं। वो जिस भी काम को करते थे उससे प्यार